पूरे महीने में इतने मिसलेनियस खर्चे हो जाते हैं इंसान के जिसका हिसाब नहीं रहता। मिसलेनियस, तो मिसलेनियस क्या होता है? एक और वर्ड बताती हूँ मैं आपको। ही इज़ एप्ट फॉर द जॉब। एप्ट क्या होता है? एप्ट मतलब होता है योग्य या लायक, वो इस जॉब के लायक है। यू आर एप्ट टू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीखने के लायक हैं। एक और एग्जाम्पल, जब मैं पार्टी में गई तो वहाँ ऑल ओवर यानी सारी जगह बस केओस था। तो केओस क्या होता है? केओस क्या होता है? केओस का मतलब होता है अव्यवस्था। कितना यूज़फुल वर्ड है ये। अगर मैं आपको बोलती ना अव्यवस्था, वहाँ बहुत अव्यवस्था थी, इसका सेंटेंस बताओ, तो आप नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि अव्यवस्था को इंग्लिश में केओस बोला जाता है। तो ऐसे इंग्लिश बोलने के लिए, सामने वाले ने क्या बोला उसको समझने के लिए हमें इंग्लिश वोकैबुलरी को इन्हेंस करना ही पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत यूज़फुल, जो दिन भर में वर्ड्स यूज़ होते हैं, थ्रू आउट द डे जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, थ्रू आउट, तो थ्रू आउट भी एक वर्ड है जो आपको जानना चाहिए कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है। तो ये सारे वर्ड्स इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी। इंग्लिश वर्ड होगा, हिंदी आपको मीनिंग बताऊंगी मैं उसको, इंग्लिश में एग्जाम्पल और उसका हिंदी एग्जाम्पल। इंग्लिश में कैसे यूज़ होता है उसको बोलचाल में विदाउट इंग्लिश भी इन वर्ड्स को कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। तो ओवरऑल एक यूज़फुल लर्निंग सेशन होने वाला ये वीडियो आपके लिए। तो अगर आप ऐसे वर्ड सीखना चाहते हैं तो चलिए क्यों डिले करना, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं ऐसे कुछ मोस्ट यूज़फुल, दिन भर में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले इंग्लिश वर्ड्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला वर्ड है आज का हमारा मोनोटोनी। मोनोटोनी का मतलब होता है एक रास्ता, नीरसता या फिर ऊब। जब आप एक तरीके की लाइफ में बोर हो जाते हो, ऊब जाते हो, यानी एक रास्ता आ जाती है, जब चेंज नहीं होता तो उसको बोलते हैं मोनोटोनी। एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आई वुड एस्केप द मोनोटोनी ऑफ एवरीडे लाइफ। आई वॉन्ट टू एस्केप द मोनोटोनी, यानी मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एक रास्ता से बचना चाहता हूँ। जैसे आपका डेली रूटीन है, 9 to 5 जॉब है, डेली वही जॉब का रूटीन फॉलो करते एक रास्ता आ जाती है, इंसान बोर हो जाता है, ऊब जाता है, तो उसको बोलते हैं मोनोटोनी। और उसको ब्रेक करने के लिए लोग ट्रिप पर जाते हैं एंड सो मैनी ऑप्शंस आर देयर, बट मोनोटोनी का मतलब आई गेस आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, अर्थ, महत्ता या अभिप्राय। अब सिग्निफिकेंस के दो यूजेस हैं। 4 वर्ड्स, मैंने 4 मीनिंग्स लिखे हुए हैं, बट इसका एक्चुअल जो मतलब हुआ वो 2 मीनिंग्स हैं। पहला है महत्व या महत्ता यानी इम्पॉर्टेंस, और दूसरा है अभिप्राय या फिर अर्थ यानी उसका मीनिंग। इस चीज़ का सिग्निफिकेंस क्या है, यानी अब इसका दोनों तरीके से यूज़ हो सकता है कि इस चीज़ का महत्व यानी इम्पॉर्टेंस क्या है, या दूसरा इसका अर्थ क्या है या इसका अभिप्राय क्या है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस के दोनों यूजेस होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दिस मीटिंग इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। दिस मीटिंग इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस यानी इस मुलाकात का या इस मीटिंग का बहुत महत्व है, इस मीटिंग का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। ओके, उस एम्प्लॉय का बहुत सिग्निफिकेंस है हमारी ऑफिस में। तो सिग्निफिकेंस मतलब बहुत ज़्यादा महत्व। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, भड़काना या उत्तेजित करना, उत्तेजना देना। ठीक है, यहाँ पे मैंने उत्तेजित देना लिखा हुआ है विच इज़ रॉन्ग। उत्तेजना देना या उत्तेजित करना। तो प्रोवोक बहुत सिंपल वर्ड है, उकसाना, कि तुम उसको प्रोवोक क्यों कर रहे हो, यानी ऐसे भड़काऊ शब्द बोलना जिससे सामने वाला एकदम भड़क जाए, तो उसको बोलते हैं प्रोवोक करना। एग्जाम्पल, शी सेड इट डिलिबरेटली टू प्रोवोक मी। शी सेड इट डिलिबरेटली, डिलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। शी सेड इट डिलिबरेटली यानी उसने वो जानबूझकर कहा, टू प्रोवोक मी, मुझे भड़काने के लिए। तो ये एक बहुत सिंपल वर्ड है, इसे विदाउट इंग्लिश भी ऐसे इन जनरल बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। वो हमेशा ऐसी बातें करती है जिससे सामने वाला प्रोवोक हो जाए, उसका नेचर ये प्रोवोक करने का। सो प्रोवोक इज़ अ कॉमन वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में डिलिबरेटली। इसका मीनिंग है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जानबूझकर। एग्जाम्पल एक और देख लीजिए इसके ऊपर, शी डिलिबरेटली इग्नोर्ड माई क्वेश्चन। शी डिलिबरेटली इग्नोर्ड माई क्वेश्चन यानी उसने जानबूझकर मेरे सवाल को इग्नोर किया। जानबूझकर यानी डिलिबरेटली उसने मेरे सवाल को अनसुना कर दिया। ये भी एक अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड केओस। केओस का मतलब होता है अव्यवस्था, गड़बड़ी या फिर अस्त व्यस्तता। केओस, किचन में केओस हो जाता है जब आप खाना बना के निकलते हो।
केओस यानी अस्त व्यस्तता हो जाती है उधर पर, अव्यवस्था फैल जाती है, राइट। तो केओस का एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। द किचन वॉज इन केओस, द किचन वॉज इन केओस यानी किचन अस्त व्यस्त था, या देर वॉज केओस इन ऑल ओवर द रोड, पूरे रोड में अस्त व्यवस्था थी या फिर अव्यवस्था थी पूरे रोड में, ओके। तो केओस एक बहुत 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 ज़्यादा यूज़ होने वाला ब्यूटीफुल इंग्लिश वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड टू लेट। आपने कई बार बिल्डिंग पर बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे होंगे जहाँ पर लिखा होता है टू लेट। टू लेट को कई लोग टॉयलेट समझते हैं, विच इज़ नॉट राइट। टू लेट का मतलब होता है भाड़े या फिर किराए पर उपलब्ध है। टू लेट, लेट मतलब देना, टू लेट देने के लिए है। अगर किसी बिल्डिंग पर टू लेट लिखा हुआ है मतलब वो बिल्डिंग किराए पर देने के लिए उपलब्ध है। देखिए इसका एग्जाम्पल, देयर इज़ अ फ्लैट टू लेट इन आर कॉलोनी। देयर इज़ अ फ्लैट टू लेट इन आर कॉलोनी यानी हमारी कॉलोनी में किराए के लिए एक फ्लैट है, एक फ्लैट है, देयर इज़ अ फ्लैट टू लेट, किराए पर देने के लिए इन आर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी में। नेक्स्ट वर्ड फटल। फटल का मतलब होता है घातक या फिर जानलेवा, बहुत गंभीर अगर हो कोई चीज़ तो उसको बोलते हैं फटल। फटल डिसीज़ यानी जानलेवा बीमारी, है ना। फटल एरर यानी जानलेवा एरर, जानलेवा गलती, फटल मिस्टेक। तो फटल को आप बीमारी के सेंस में या ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एड्स इज़ अ फटल डिसीज़। एड्स इज़ अ फटल डिसीज़ यानी एड्स एक जानलेवा, एक फटल बीमारी है। नेक्स्ट वर्ड रिलक्टेंट। रिलक्टेंट इज़ अ वेरी वेरी नाइस वर्ड जिसका मतलब होता है अनिच्छुक, असंतुष्ट, हिचक या फिर विमुख। इसको अगर आप बहुत साधारण शब्दों में समझना चाहें तो रिलक्टेंट का मतलब होता है अगर आप किसी चीज़ को करने को लेके रिलक्टेंट हैं तो इसका मतलब आप उसको करने को लेके हिचक रहे हैं या फिर आप बेमन तरीके से उसे कर रहे हैं। इफ़ आई एम सेइंग शी गेव मी अ रिलक्टेंट स्माइल तो उसका मतलब उसने मुझे बेमनी स्माइल दी यानी अनिच्छुक, वो इच्छा नहीं थी उसकी स्माइल करने की बट शी डिड इट। तो रिलक्टेंट मतलब अनिच्छुक, असंतुष्ट, हिचक, किसी चीज़ को लेके हिचक हो तो आई वुड से यू वर रिलक्टेंट फॉर दैट थिंग, एंड विमुख जब आपका मन ना हो। एग्जाम्पल देख लीजिए एक और, शी वॉज रिलक्टेंट टू गो विद हिम। शी वॉज रिलक्टेंट टू गो विद हिम यानी वो उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी यानी उसका मन नहीं था, वो हिचक रही थी, शी वॉज रिलक्टेंट। और इफ़ आई एम सेइंग कि आर यू रिलक्टेंट टू स्पीक इन इंग्लिश, आर यू रिलक्टेंट यानी क्या आपको हिचक होती है इंग्लिश में बात करने में, तो रिलक्टेंट एक बहुत अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड रिगार्ड। रिगार्ड का मतलब होता है के बारे में या फिर के विषय में। रिगार्डिंग यू आपके विषय में, रिगार्डिंग मी मेरे विषय में। एग्जाम्पल, आई हैव नथिंग टू से रिगार्डिंग दिस मैटर। आई हैव नथिंग टू से रिगार्डिंग दिस मैटर यानी मुझे इस मामले में कुछ नहीं कहना है, यानी मुझे मेरे पास कुछ है नहीं इस मामले में। रिगार्डिंग दिस मैटर मेरे पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। कोई अगर आपके पास आ रहा है और अगर आपको कोई बात बोल रहा है तो आप बोलते हो ना रिगार्डिंग वॉट, ये किस बारे में तुम बोल रहे हो, रिगार्डिंग या रिगार्ड। नेक्स्ट वर्ड कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है निरंतर, लगातार या फिर क्रमागत। जैसे मेरे पास कोई स्टूडेंट आ रहा है, अगर वो वीक में 4 टाइम अगर उसने छुट्टी किया, 4 बार अगर वो छुट्टी किया, मंडे फिर ट्यूसडे या वेंसडे को आया फिर थर्सडे, तो ये कंसेक्यूटिव नहीं है। बट अगर उसने मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे लगातार अगर 4 दिन छुट्टी की तो आई वुड से ही वॉज एब्सेंट फॉर दोज कंसेक्यूटिव 4 डेज। ओके, कंसेक्यूटिव यानी लगातार। आई गेस आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल देखिए, शी वॉज एब्सेंट फॉर 9 कंसेक्यूटिव डेज। शी वॉज एब्सेंट फॉर 9 कंसेक्यूटिव डेज यानी वो लगातार 9 दिनों से अनुपस्थित थी, लगातार 9 दिन। ऐसा नहीं है कि वो 1 2 3 को नहीं आई फिर 4 5 को आई, नो, कंसेक्यूटिव डेज, लगातार। नेक्स्ट वर्ड टू बी। अब टू बी एक बहुत अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है होने वाला। हस्बैंड टू बी, ही इज़ माई हस्बैंड टू बी, वो मेरे होने वाले पति हैं। टू बी यानी जो होने वाला है, जो आने वाला है या जो भावी है। भावी का मतलब ये होता है जो आने वाला हो। अगर आप बोल रहे हो वो मेरे भावी पति हैं तो यू वुड से ही इज़ माई हस्बैंड टू बी, शी इज़ माई वाइफ टू बी। ओके, टू बी। एग्जाम्पल, द बेस्ट इज़ येट टू बी। द बेस्ट इज़ येट टू बी यानी अभी श्रेष्ठ आना बाकी है। इट्स येट टू बी, वो भी आना बाकी है। ओके, टू बी। नेक्स्ट वर्ड रिलायबल।
रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद या फिर विश्वसनीय, भरोसेमंद या विश्वसनीय। एग्जाम्पल, दिस कार इज़ नॉट रिलायबल, दिस कार इज़ नॉट रिलायबल, यानी ये कार विश्वसनीय नहीं है। इसका मतलब ये कभी भी आपको धोखा दे सकती है। हो सकता है अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर जाओ तो ये चलना बंद कर जाए या इसमें रिपेयरिंग की नौबत आ जाए, तो वो रिलायबल नहीं है। दिस इज़ माई रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम, यानी ये जो मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, इनकम का जो सोर्स है वो रिलायबल है, यानी मैं इस पर निर्भर कर सकता हूँ। तो रिलायबल ऐसे यूज़ होता है। ऐसे भी बोलचाल में आप कर सकते हो। जैसे अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो मार्केट से, तो सामने वाले को आप बोल सकते हो क्या ये रिलायबल है, यानी क्या मैं इस पर निर्भर रह सकता हूँ। अगर आपने एक बैग खरीदा सपोज़, तो आप बोल रहे हो ये रिलायबल है, मैं इसको बाहर लेके जाऊँ आउट ऑफ टाउन, तो रिलायबल इज़ अ गुड वर्ड, यूजफुल वर्ड। नेक्स्ट वर्ड एप्ट। एप्ट का मतलब होता है उचित, उपयुक्त या फिर ठीक। योर सजेशन इज़ एप्ट फॉर द प्लान, योर सजेशन इज़ एप्ट फॉर द प्लान, यानी जो आप सजेस्ट कर रहे हो ये हमारे प्लान के लिए एप्ट है, यानी उचित है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, हिज रिमार्क वॉज मोस्ट एप्ट, हिज रिमार्क वॉज मोस्ट एप्ट, यानी उसकी टिप्पणी सबसे उपयुक्त थी, मोस्ट एप्ट थी, यानी सबने टिप्पणी दी होगी, सबने रिमार्क या कमेंट किया होगा, हिज कमेंट और रिमार्क वॉज मोस्ट एप्ट। नेक्स्ट वर्ड मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब होता है फुटकर, विविध या फिर मिला जुला, यानी जिसका हिसाब ना हो। जैसे एग्जाम्पल, अगर आप घर खर्च मेंटेन कर रहे हो या बजट बना रहे हो, ओके, तो सपोज़ आपने लिखा मोबाइल का ये खर्चा है, पेट्रोल का इतना खर्चा है, ग्रोसरी का इतना, ये सारे आपने जो मेजर एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपने हिसाब लगा लिया। बट ऐसे कुछ खर्चे और एक्सपेंसेस होते हैं जिनका कोई हिसाब नहीं होता, फुटकर, है ना, जो विविध होते हैं, उसको आप बोलोगे दीज आर माई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स, यानी जिसका कोई हिसाब नहीं है बट वो खर्चा हुआ है। मिसलेनियस यानी मिला जुला कर, इन जनरल एक फुटकर हिसाब। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल मैंने कुछ नहीं लिखा है, बस इतना ही लिखा हुआ है, मिसलेनियस हाउस होल्ड आइटम्स, यानी विविध घरेलू सामान। जैसे अगर आप लिस्ट बना रहे हो कि मुझे ये चाहिए, तो अगर बाकायदा उसका नाम है और वो चीज़ों के ग्रुप में आती है तो अब तो ठीक है, बट नहीं, और कुछ ऐसे ही कुछ फुटकर आइटम लेने हैं तो आई वुड से दीज आर मिसलेनियस हाउस होल्ड आइटम्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा या फिर व्यय। एग्जाम्पल, शी कैन नॉट अफोर्ड द एक्सपेंस, शी कैन नॉट अफोर्ड द एक्सपेंस, यानी वो खर्च वहन नहीं कर सकती, वो एक्सपेंस को अफोर्ड नहीं कर सकती। अफोर्ड मतलब वो उसके लिए पैसे नहीं कलेक्ट कर सकती। ओके, शी कैन नॉट अफोर्ड द एक्सपेंस, वो खर्च वहन नहीं कर सकती। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में सर्विलांस। ये बहुत टर्म, आप अगर क्राइम पेट्रोल वगैरह देखने के अगर आप शौकीन हो तो वो पुलिस सर्विलांस में है, ये बहुत सुना होगा आपने। सर्विलांस का मतलब होता है चौकसी या फिर निगरानी। पुलिस सर्विलांस यानी अगर पुलिस किसी सस्पेक्ट पर नज़र रखती है तो उसको बोलते हैं वो सर्विलांस में है। तो सर्विलांस मतलब चौकसी या निगरानी। एग्जाम्पल, द सस्पेक्ट्स आर अंडर पुलिस सर्विलांस, द सस्पेक्ट्स आर अंडर पुलिस सर्विलांस, यानी आरोपित पुलिस की निगरानी में है। आरोपित यानी जिस पर सस्पेक्ट किया जा रहा है वो पुलिस की निगरानी में है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रिजाइल। फ्रिजाइल का मतलब होता है कमज़ोर, नाजुक, कोमल या फिर दुर्बल। एग्जाम्पल, इट्स वेरी फ्रिजाइल। कोई चीज़ अगर बहुत डेलिकेट है, बहुत कमज़ोर है, तो आप बोलोगे इट्स वेरी फ्रिजाइल, उसको केयरफुली उठाओ, फ्रिजाइल है। जैसे बटरफ्लाइज आर वेरी फ्रिजाइल, जो बटरफ्लाई होती है वो बहुत नाजुक कोमल होती है। या जो ग्लास होता है ना, ग्लास, दिस ग्लास इज़ वेरी फ्रिजाइल, ये जो ग्लास है वो बहुत फ्रिजाइल है, कमज़ोर है, टेक इट वेरी केयरफुली। तो इस तरीके से फ्रिजाइल यूज़ होता है। इट्स वेरी फ्रिजाइल मतलब ये बहुत नाजुक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है पता लगाना। एक्चुअली ये मैंने पास्ट फॉर्म लिखा हुआ है, इसका मुझे लिखना चाहिए था रिकॉग्नाइज, ठीक है, ये डी मैंने लिखा हुआ है, वो पास्ट फॉर्म है इसका। तो रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पता लगाना, पहचानना या पहचान करना, ठीक है। एग्जाम्पल, ही रिकॉग्नाइज्ड हर वॉइस इंस्टेंटली, ही रिकॉग्नाइज्ड हर वॉइस इंस्टेंटली, यानी उसने तुरंत उसकी आवाज़ को पहचान लिया। ही रिकॉग्नाइज्ड हर वेरी क्विकली, उसने उसको बहुत आसानी से पहचान लिया। डू यू रिकॉग्नाइज मी, क्या तुम मुझे पहचानती हो? तो रिकॉग्नाइज मतलब पता लगाना, पहचानना या पहचान करना। नेक्स्ट वर्ड है करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है अनुकूल, अनुरूप या जो समतुल्य हो।
यानी किसी चीज़ के अनुकूल होना, उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। जैसे अगर आपके पास कुछ ड्यूटीज़ हैं, सपोज़ कुछ 5 पोस्ट्स हैं, तो मैं बोलूँगी कि सभी पोस्ट की करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यानी ये 5 पोस्ट हैं, सभी की अपनी अपनी उसके अनुरूप उसकी जिम्मेदारियाँ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी हैं। तो करस्पॉन्डिंग यानी उस पर्टिकुलर चीज़ के अनुरूप, ठीक है। एग्जाम्पल, ऑल राइट्स हैव करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ऑल राइट्स हैव करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी सभी अधिकारों की समान जिम्मेदारियां होती हैं। कोई किसी भी पोस्ट पर हो, कोई ऑफिसर, तो उनकी करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो होती है ना, उनको कुछ कुछ काम करना होता है, तो वो उनकी करस्पॉन्डिंग, उनके अनुरूप, उनके पद के अनुरूप उनकी जिम्मेदारियां होती हैं। नेक्स्ट वर्ड है थ्रू आउट। थ्रू आउट इज़ अ वेरी यूजफुल वर्ड, मैं भी बहुत यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा वर्ड है ये। थ्रू आउट का मतलब होता है के दौर में, या के दौरान, या शुरू से अंत तक, या सब जगह। इसका सेकेंड मीनिंग है सब जगह है। द हाउस वॉज पेंटेड थ्रू आउट, जो घर था वो हर जगह से पेंट किया हुआ था। और थ्रू आउट मतलब शुरू से लेकर अंत तक, यानी ही वॉज अपसेट थ्रू आउट द पार्टी, यानी पूरी पार्टी में वो अपसेट था, शुरू से लेकर अंत तक वो अपसेट ही था। तो थ्रू आउट इज़ अ वेरी वेरी यूजफुल वर्ड। एग्जाम्पल देख लो इसका एक और, आई वॉच्ड द फिल्म एंड क्राइड थ्रू आउट। आई वॉच द फिल्म यानी मैंने फिल्म देखी एंड पूरे समय रोया। थ्रू आउट, आई क्राइड थ्रू आउट यानी मैं पूरे समय रोया, शुरू से एंड तक। मे बी वो इमोशनल मूवी होगी और उनका कोई पर्सनल रीज़न होगा, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, बट थ्रू आउट का मीनिंग आई गेस आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, जो कि है इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब होता है घटना या फिर प्रसंग। इंसिडेंट मतलब घटना या प्रसंग। एग्जाम्पल, दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन एन एक्चुअल इंसिडेंट। ये जो स्टोरी है, दिस स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन एन एक्चुअल, सच की वास्तविक इंसिडेंट पर, वास्तविक घटना पर ये स्टोरी आधारित है। इंसिडेंट तो बहुत बहुत कॉमन वर्ड है, ऐसे यूज़ होता है। जैसे पता है कल क्या इंसिडेंट हुआ, क्या इंसिडेंट हुआ मतलब पता है क्या घटा, क्या घटना हुई, है ना। तो इंसिडेंट इज़ अ कॉमन वर्ड। हमारी लिस्ट में इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है अपरिवर्तनशील, शाश्वत, अविनाशी या निरंतर या नित्य। इटर्नल यानी जो कभी ख़त्म ना हो, शाश्वत, जिसको कभी बदला ना जा सके, उसको इटर्नल बोला जाता है। ऐसे ही बोलते हैं ना, गॉड इज़ इटर्नल, भगवान शाश्वत है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। या दिस ट्रुथ इज़ इटर्नल, ट्रुथ इज़ इटर्नल, ये सत्य जो सच है वो अविनाशी है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो इटर्नल इज़ अ गुड वर्ड। एक और एग्जाम्पल इसका, आई एम टायर्ड ऑफ योर इटर्नल आर्ग्यूमेंट्स। आई एम टायर्ड ऑफ योर इटर्नल आर्ग्यूमेंट्स यानी मैं आपके निरंतर आर्ग्यूमेंट से थक गया हूँ, निरंतर बहसबाजी से थक गया हूँ। मैंने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट का बहस लिखना भूल गई हूँ। मैं आपके निरंतर आर्ग्यूमेंट से या निरंतर बहस से थक गया हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में स्वेल। स्वेल का मतलब होता है फुलाव, वृद्धि, सुंदर या सूजन। अब स्वेलिंग हम लोग बहुत बोलते हैं डेली लाइफ में, जिसका मतलब होता है सूजन। अगर आपकी बॉडी का कोई हिस्सा फूल जाता है बिकॉज ऑफ सम इलनेस या किसी चोट की वजह से, तो उसको स्वेल होना या स्वेलिंग बोला जाता है। और बढ़ने को भी स्वेल बोलते हैं, किसी चीज़ के बढ़ाव को, वृद्धि को भी स्वेल बोला जाता है। और इसका जो थर्ड मीनिंग होता है वो होता है सुंदर। सुंदर को भी स्वेल बोला जाता है। इफ़ आई एम सेइंग यू लुक स्वेल इन दैट ड्रेस, यू लुक स्वेल इन दैट ड्रेस यानी आप उस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हैं, यू लुक स्वेल। और स्वेल का जो स्वेलिंग वाला तो मैंने यूज़ बता ही दिया, देयर स्वेलिंग ऑन योर हेड, आपके सर में स्वेलिंग है। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है आज का हमारा फिनोमिनल। फिनोमिनल का मतलब होता है अद्भुत या फिर असाधारण, असाधारण, अद्भुत। एग्जाम्पल, द रिजल्ट्स हैव बीन फिनोमिनल। द रिजल्ट्स हैव बीन फिनोमिनल यानी परिणाम अभूतपूर्व रहे हैं, परिणाम अभूतपूर्व रहे हैं, यानी जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फिनोमिनल रहे हैं। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए फिनोमिनल रहा है अभी तक। हमारा इन्फॉर्मेशन सेंटर का जो ग्रोथ है विच इज़ फिनोमिनल बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू, राइट। सो प्लीज़ कंटिन्यू दैट सपोर्ट। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। ओके, सो इसके साथ ही इस वीडियो के एंड में हम पहुंच चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। जैसे रिलक्टेंट, ये कितना यूज़फुल वर्ड था कि आई फील रिलक्टेंट टू स्पीक इंग्लिश, यानी मुझे इंग्लिश बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट या बेमना सा महसूस होता है, तो ये भी एक अच्छा वर्ड है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स इस वीडियो में आपको मैंने बताए थे। तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि कौन सा वर्ड आपके लिए नया था। कुछ तो नया सीखा होगा ना इस वीडियो से आपने।
जो भी नया सीखा वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, और कोशिश करिएगा जो वर्ड आपके लिए नया था उसकी प्रैक्टिस के लिए एक आप एग्जाम्पल सोचो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, आई चेक इट आउट, और आपकी भी प्रैक्टिस इसके साथ हो जाएगी। ओके, एंड वीडियो पसंद आया हो, इससे आपने कुछ सीखा हो तो उसको लाइक करना तो बनता है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, इसे शेयर भी करिएगा। हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंचे जिसको उसकी ज़रूरत हो, सो डू शेयर द वीडियो। एंड अगर आप ऐसे ही वीडियो लेसन्स और देखते रहना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा, और वीडियोस ऐसे ही रहेंगे बोलचाल वाले, स्पोकन इंग्लिश वाले, तो अगर वो वीडियोस का नोटिफिकेशन आप अपने मोबाइल में चाहते हैं तो वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.